आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आजादी के बाद भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कैसे अपनी पहचान बनाई। कल्पना कीजिए कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पास ना तो कोई बड़ी टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई रिसर्च सेंटर्स। लेकिन आज हम स्पेस में सैटेलाइट्स भेजते हैं, न्यूक्लियर पावर बनाते हैं और मिसाइल्स डेवलप करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? यही हमारे एसएससी क्लास 9 के चैप्टर 7 का मुख्य विषय है। इस चैप्टर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे एक डेवलपिंग कंट्री अपनी साइंटिफिक कैपेबिलिटीज बिल्ड कर सकती है। आज जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, इंटरनेट हो या फिर मेडिकल फैसिलिटीज हो, इन सब की फाउंडेशन उन पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस में है जो आजादी के तुरंत बाद एस्टैब्लिश किए गए थे। ये चैप्टर आपको ये भी समझाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट सिर्फ लेबोरेटरीज में नहीं होता, बल्कि इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, फंडिंग और विजन की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी की। पंडित नेहरू का मानना था कि भारत को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। उनके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे: देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप करना और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना। इसीलिए 10 अगस्त 1948 को एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई, जिसके चेयरमैन बने डॉक्टर होमी भाभा। उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं। 1956 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने अप्सरा नाम का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू किया। फिर 1969 में तारापुर में एटॉमिक पावर स्टेशन बना। 1985 में मुंबई के पास ट्रॉम्बे में ध्रुवा नाम का पूरी तरह से इंडियन मेड न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशनल हुआ। यहाँ यूरेनियम को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है और 350 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और मेडिसिन में काम आते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट्स करने चाहिए थे? एक तरफ तो यह आर्गुमेंट है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पीसफुल पर्पसेस के लिए होनी चाहिए, दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। 18 मई 1974 को इंडिया ने पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। फिर 1998 में दोबारा पोखरण में टेस्ट्स हुए। इन टेस्ट्स के बाद कुछ कंट्रीज ने इंडिया पर सैंक्शंस लगाए, लेकिन इंडिया ने यह क्लियर किया कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। इसरो ने कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जैसे एप्पल, इनसैट सीरीज। आज इसरो दुनिया की सबसे कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एजेंसीज में से एक है। मार्स मिशन में भी हमने हिस्ट्री बनाई है। मिसाइल डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लीडरशिप में कैरी आउट किया गया। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल जैसी मिसाइल्स डेवलप की गई। पृथ्वी मिसाइल की रेंज और ये 720 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स कैरी कर सकती है। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भी बड़े चेंजेस आए। रेलवे इंजन्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जैसे इंस्टीट्यूशंस बने। इंडिया ने रेलवे इंजन्स श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया और वियतनाम तक एक्सपोर्ट किए। ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी की स्थापना हुई। ये देश के 38% ऑयल प्रोडक्शन को सप्लाई करता है। हेवी वाटर फैक्ट्रीज भी बनाई गईं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए जरूरी हैं। टेलीकम्युनिकेशंस में भी रेवोल्यूशन आया। सैम पिट्रोडा ने इस फील्ड में पायनियरिंग वर्क किया। पीसीओ बूथ्स, डिजिटल एक्सचेंजेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप किए गए। आज जो डिजिटल इंडिया की बात होती है, उसकी फाउंडेशन यहीं से शुरू हुई। लेकिन एक कॉमन मिथ ये है कि इंडिया की सारी साइंटिफिक अचीवमेंट्स सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से हुई। रियलिटी ये है कि प्राइवेट सेक्टर, यूनिवर्सिटीज और इंडिविजुअल साइंटिस्ट्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो देखिए, चैप्टर 7 हमें दिखाता है कि कैसे इंडिया ने सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाकर साइंस और टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई। एटॉमिक एनर्जी से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक, मिसाइल से लेकर टेलीकम्युनिकेशंस तक हर क्षेत्र में प्रोग्रेस हुई। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए लॉन्ग टर्म विजन, प्रॉपर प्लानिंग और डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। आज भी यही प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी या बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। Subscribe.